तो जैसा मैं बता रहा हूँ कि चैप्टर 6 बहुत इजी है, थोड़ा सा अपने को एक दो बार रीड करना पड़ेगा। अब है वैल्यू माइग्रेशन जो नेक्स्ट है। वैल्यू माइग्रेशन क्या होता है कि वैल्यू माइग्रेशन मीन्स व्हेन अ फिनोमिनन क्रिएट लॉन्ग टर्म एडवांटेज फॉर वन और मोर एंटाइटी एट अ कॉस्ट ऑफ अदर। ठीक है, इसमें अपन देखेंगे। ठीक है, पहला होता है जियोग्राफी, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जियोग्राफिक माइग्रेशन क्या होता है? Geographic migration of value happen when secular trend help a country or geography as compared to others। जैसे हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कहाँ पे और सेल गैस डिस्कवरी कहाँ पे शिफ्ट हुई? शिफ्ट वैल्यू टू यूएस बेस्ड ऑयल एक्सप्लोरेशन एट द कॉस्ट ऑफ other oil producing country at US has large amount of shale gas reserve. We are able to extract them at lower cost compared to other oil producing nations। तो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग और सेल गैस डिस्कवरी यूएस में स्टार्ट हुई, यूएस की टेक्नोलॉजी थी, जिसके कारण यूएस को ज्यादा से ज्यादा सेल गैस का रिजर्व मिला और वो कम से कम कॉस्ट में उसको एक्सट्रैक्ट भी कर पा रहे थे। ठीक है, जिसका प्रभाव अदर ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन में पड़ा, जिसके कारण ग्लोबलाइजेशन होने से लो कॉस्ट मैन्युफैक्चर सच एज चाइना टू रैपिड ग्रो इट्स इकोनॉमी एज कंपेयर टू मेनी अदर हाई कॉस्ट डेस्टिनेशन। ठीक है, तो एक एग्जांपल ये हो गया कि दूसरे कंट्रीज को कंपटीशन मिल गया। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन होने से क्या हुआ? चाइना सभी चीजें लो कॉस्ट में बना देता है, मैन्युफैक्चरर है, उसके कारण जो हाई कॉस्ट में की जो डेस्टिनेशंस थी उनको ज्यादा कंपटीशन या सामना करना पड़ा। तो ये दो एग्जांपल है। ग्लोबलाइजेशन से चाइना को सबसे ज्यादा हेल्प मिली और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग से सेल गैस यूएस ने बनाया, लेकिन उसके कारण प्रभाव उस सेल गैस का रेट दूसरी जगह दूसरे देशों में कम हो गया। ठीक है, क्रॉस इंडस्ट्री माइग्रेशन, जैसे एक इंडस्ट्री गेन होने से दूसरे इंडस्ट्री को प्रभाव पड़ता है। जैसे डिजिटल कैमरे के आने से फिल्म रोल इंडस्ट्री को डिक्लाइन कर होना पड़ा। ठीक है, जो रील्स आते थे वो कैमरे बंद हो गए, जिसके कारण बड़ी कंपनी कोडक जैसी वो भी शट डाउन हो गई। ठीक है, ये क्रॉस इंडस्ट्री की सेम इंडस्ट्री में एक फिल्म रोल इंडस्ट्री थी, डिजिटल कैमरे के आने से वो लगभग बंद हो गई। ठीक है, माइग्रेशन अक्रॉस वैल्यू चेन, some phenomena can result in industry at the down end of value chain gain at the cost of at upper end or vice versa। जैसे मोबाइल का कंपटीशन बढ़ा इंडियन टेलीकम्युनिकेशन स्पेस में, जिसके कारण सस्ते से सस्ते में अपने को मोबाइल सर्विस आज के टाइम में प्रोवाइड हो जा रही, जिसके कारण टेलीकॉम कंपनीज के शेयर होल्डर्स जो थे उनको ज्यादा से ज्यादा डिक्लाइन, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिला, यानी कि उनके प्रॉफिट में। ठीक है, लेकिन टेलीकम्युनिकेशन इंडियन टेलीकम्युनिकेशन जैसे भारती एयरटेल और जियो आइडिया, इन लोगों के कंपटीशन से क्या हुआ? मोबाइल सर्विस सस्ते रेट में मिलने लगी, लेकिन उसका फायदा किसको में हुआ? कंजप्शन ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट और डिजिटल कंटेंट प्रोवाइडर्स को ज्यादा से ज्यादा अच्छा रिजल्ट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखना पसंद करने लगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा डिजिटल प्रोडक्ट लोग खरीदना शुरू कर दिए। ठीक है, सेम है माइग्रेशन अक्रॉस कंपनी इन द सेम इंडस्ट्री। जैसे रिम आता था, रिसर्च इन मोशन, ब्लैकबेरी, उसके पास सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था, क्योंकि उनके मोबाइल डिवाइसेस में ईमेल और अदर इंटरनेट सर्विस बहुत फास्ट और बहुत इफिशियंट चलती थी, जब जमाना था 2G का। ठीक है, लेकिन नए स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर के आने से
और प्रोवाइड सिमिलर सर्विस। ठीक है, उससे क्या हुआ, शेयर होल्डर वैल्यू ब्लैकबेरी की डिक्लाइन होने लगी, और कॉम्पिटिटर जैसे एप्पल, उनकी वैल्यू इंक्रीज होने लगी, क्योंकि वो ज्यादा और अच्छी सर्विस, ब्लैकबेरी से ज्यादा अच्छी सर्विस वो प्रोवाइड करने लगे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रीएम्प्टिंग वैल्यू माइग्रेशन कैन हेल्प एनालिस्ट आइडेंटिफाई सुटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अहेड ऑफ टाइम एंड टू एग्जिट फ्रॉम लूजिंग बिजनेस। अगर अपन वैल्यू माइग्रेशन को अच्छे से समझ जाए तो हमको इन्वेस्टमेंट के अवसर भी मिलेंगे, और जो लूजिंग बिजनेस है उससे हम इजिली निकल भी पाएंगे। ठीक है, फिर होता है बिजनेस लाइफ साइकिल। एक सर होता है, सर, हाँ इसमें जो क्वेश्चन रहेगी एक बार ऊपर, सर एक बार हाँ ऊपर करिए, हाँ। एक बार थोड़ा और ऊपर करिए, हाँ। और ऊपर सर, ये जैसे चार पॉइंट थे ना, चार पांच पॉइंट थे जो हाँ। माइग्रेशन अक्रॉस कंपनी, तो ये लग रहा है कि एग्जाम्पल बेस पे क्वेश्चन पूछ देगा क्या कि ये किसके अंडर में आता हम्म। है हाँ, पूछ है ना जी? सकता है, पूछता भी है। ठीक है, ठीक है। पूछता है, और डेफिनेटली पूछता है। 10 नंबर के क्वेश्चन है, उनको भी सोचना पड़ता है क्या पूछूं ऐसे में। ठीक है, फिर बिजनेस लाइफ साइकिल, अब यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। पायोनियर, ग्रोथ, मैच्योरिटी, री इन्वेंशन, डिक्लाइनिंग। तो पायोनियर स्टेज क्या होता है बिजनेस का, जहां पे कोई बिजनेस शेप ले रहा है, टेकिंग अ शेप, अभी लोगों ने अडॉप्ट नहीं किया है, और उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रूव करने में, और खुद को प्रूव करने में हो सकता है टाइम लगे। जैसे शुरू में जोमेटो आया या पेटीएम आया, तो शुरू में वो शेप लिया, लेकिन ज्यादा लोग उसको जानते नहीं थे। ठीक है, तो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा ऑफर, कैशबैक कैशबैक, और जोमेटो ने डिस्काउंट डिस्काउंट कर करके लोगों को आदत डलाई, तो वो पायोनियर स्टेज था। उसके बाद ग्रोथ स्टेज, जब कस्टमर, यानी कि कॉन्सेप्ट सही लगा बिजनेस का, बहुत सारे कस्टमर नए प्रोडक्ट अडॉप्ट करने लगे, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर अडॉप्ट किए, तो इंडस्ट्री में ग्रोथ आने लगी। मैच्योर कब होता है, जब इंडस्ट्री में लॉन्ग और मोस्ट कस्टमर हु कैन यूज द प्रोडक्ट आर ऑलरेडी यूजिंग इट, यानी नए कस्टमर आपको नहीं मिलेंगे उसमें, या बहुत कम मिलेंगे, तो वो मैच्योर स्टेज आ जाता है। ठीक है, डिक्लाइनिंग, डिक्लाइन कब आता है, जब कोई नई टेक्नोलॉजी आए इंडस्ट्री में और नया प्रोडक्ट आए, तो अल्टरनेट नया आने से डिक्लाइन होने लगता है, डिक्लाइनिंग फेज। जैसे मोबाइल फोन के आने से, ठीक है, कैमरे, कैमरे इंडस्ट्री में जो डिक्लाइन होने लगा। एंट्री बेस कैमरे की इंडस्ट्री है उसमें डिक्लाइन हुआ, और टेलीफोन इंडस्ट्री, जो टेलीफोन लैंडलाइन था वो भी। ठीक है, तो ये डिक्लाइन। फिर क्या होता है, रीवेंस री इन्वेंशन या रिवाइवल। क्या, कई बार क्या होता है, कंपनी बहुत ज्यादा मैच्योर हो गई रहती है, तो उनको क्या होता है कि या तो वहां से कुछ नया कुछ करें और ऊपर चले जाएं, या तो फिर डिक्लाइन होने लगता है और कंपनी धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है। अब इसका एग्जाम्पल देखना है तो देखो, कॉल टैक्सी आता था एक समय में, अगर आप लोग को याद होगा, तो टैक्सीज में मोबाइल नंबर लिखे होते थे, आप फोन करोगे तो तुरंत टैक्सी आ जाता था। 20th सेंचुरी में शेप लिया था, 21st सेंचुरी तक चला, टेलीफोन करते थे, कंज्यूमर की इनकम भी बढ़ती थी, कॉल टैक्सी सर्विस में बहुत ज्यादा ग्रोथ मिली। लेकिन जब से मोबाइल बेस्ड, ऐप बेस्ड टैक्सी आने लगा, तो इंडस्ट्री डिक्लाइन करने लगी धीरे धीरे। आज ओला के डेट उबर ये में सब ओला, टेक्निक। उबर और भी बहुत सारे ऐप आ गए हैं, उन्होंने जगह ले ली कॉल टैक्सी की। ठीक है, तो वो कंपनी डिक्लाइन की, आज के डेट में खत्म हो गई। सभी इंडस्ट्री में ये साइकिल चलती है, और सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट भी होता है इकोनॉमी में। अगर कोई लेबर है, फोर्स वर्किंग इन वन इंडस्ट्री विल हैव टू रीस्किल देमसेल्फ, अपने आप को रीस्किल करता है और नई इंडस्ट्री में जाता है। ठीक है, तो उसको नए अवसर मिलते हैं। अगर वो अपनी कैपेसिटी को नहीं, स्किल को नहीं इम्प्रूव कर पाता है, तो नहीं मिलते उसको। ठीक है, सेक्युलर ट्रेंड को ट्रेस कर सकते हैं बिजनेस लाइफ साइकिल से। ठीक है,
लेकिन बहुत सारे अदर भी डिस्ट्रप्टर होते हैं जो सेक्युलर ट्रेंड को अफेक्ट करते हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी से क्या हुआ, एक्सप्लोरेशन ऑफ गैसेस इजी हो गया, जिससे लॉन्ग टर्म डिक्लाइन हुआ क्रूड ऑयल के प्राइस में। क्रूड ऑयल का तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं आया, लेकिन इतनी ज्यादा एक्सप्लोर कर दिया उन्होंने इफेक्ट हॉरिजॉन्टल पड़ा ड्रिलिंग था। से, तो प्राइस कम हो गया क्रूड ऑयल का। ठीक है, तो ये होता है। फिर अंडरस्टैंडिंग द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप। अगर इंडस्ट्री लैंडस्केप को अपन अच्छे से पढ़ते हैं, ऑल द प्लेयर इन इंडस्ट्री, तो अपने को ज्यादा अच्छे से समझ में आता है कि क्या चल रहा है एज अ एनालिस्ट। तो अपने को अंडरस्टैंड करना पड़ता है कॉम्पिटिटर, कस्टमर, सप्लायर कैसे हैं, रेगुलेटर्स कैसे हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से कितना नुकसान है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ कि एआई के आने से क्या नुकसान होने वाला है, ये आपको नहीं पता है। ठीक है, लेकिन जब हो जाएगा तो आप बोलोगे कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आई तो उसके कारण बंद हो गया। मोबाइल फोन जब शुरू में आया था, स्मार्टफोन, तो उस समय लोगों को नहीं पता था कि कौन सा सेक्टर बूम करने वाला है, कौन सा सेक्टर डिक्लाइन करने वाला है। ठीक है, तो ये सब चीजें, तो इनको इंडस्ट्रियल लैंडस्केप को अगर अच्छे से स्टडी करना है तो ये कुछ मॉडल्स हैं जिनको स्टडी करना होता है। माइकल पोर्टर 5 फोर्स मॉडल, पेस्टल एनालिसिस, बीसीजी एनालिसिस और एससीपी, ये चारों वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो माइकल पोर्टर ने एनालाइजिंग एनी इंडस्ट्री रिक्वायर लुक एट इट्स वेरियस एंगल, बहुत सारे एंगल से देखना पड़ता है। फिर आपको कंक्लूजन निकालनी पड़ती है कि अट्रैक्टिवनेस है कि नहीं इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शन के लिए। तो मार्केट पार्टिसिपेंट डिफरेंट मेथड यूज करते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है माइक पोर्टर 5 फोर्स मॉडल, डेवलप किया गया था डॉक्टर माइकल पोर्टर के द्वारा 1979 में। ठीक है, 5 फोर्स मॉडल है। तो 5 फोर्स में है, 2 वर्टिकल है और 3 हॉरिजॉन्टल है। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कितने वर्टिकल है कितने हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल फोर्स में होता है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, थ्रेट ऑफ स्टेबलाइज राइवल। वर्टिकल में होता है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, इसको अच्छे से समझिएगा। बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, द बिलो पिक्चर कैप्चर एसेंस ऑफ पावर पोर्टर 5 फोर्स मॉडल। तो इंडस्ट्री राइवली में बार्गिन पावर ऑफ सप्लायर, बार्गिन पावर ऑफ बायर, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो some industry have structure where these force make it very difficult for business to earn significant profit for the owner. जैसे either all or combination of some these forces like aviation, telecom, retail, textile, sugar, power। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट बहुत कम होता है इन कंपनीज में। ठीक है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन होता है, एविएशन, टेलीकॉम, रिटेल, टेक्सटाइल, शुगर और पावर। ये अनअट्रैक्टिव मॉडल्स होते हैं। सेम एजुकेशन, एफएमसीजी, हेल्थ केयर और आईटी में ज्यादा मार्जिन होती है। ठीक है, ये लंबे समय में बहुत अच्छा पैसा बना के देते हैं। ठीक है, तो वॉरेन बफेट ने कोट किया है, व्हेन अ मैनेजमेंट विथ रेपुटेशन ऑफ ब्रिलियंस टैकल अ बिजनेस विथ रेपुटेशन फॉर बैड इकोनॉमी, इट इज द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस दैट रिमेन इंटैक्ट। ठीक है, अगर रेपुटेशन है कि आप खराब इकोनॉमी में भी बहुत अच्छा करते हो, ठीक है, ब्रिलियंटली टैकल करते हो, तो आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता कैसा भी माहौल आ जाए। ठीक है, तो जैसे शुड यू फाइंड योर सेल्फ ए क्रोनिकली लीकिंग बोट, आप क्या करोगे? एनर्जी डिवोटेड टू चेंजिंग वेसल इज लाइक टू बी मोर प्रोडक्टिव देन एनर्जी डिवोटेड टू पैचिंग लीक। ठीक है, बफेट के ये कोट हैं, इनको पढ़ लीजिएगा, कई बार आते हैं, नहीं भी आते हैं, लेकिन ये आता है डॉक्टर पोर्टल 5 मॉडल। तो इंडस्ट्रियल राइवलरी जहां पे हाई होगी, जैसे एविएशन और टेलीकॉम,
दोनों जगह सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है, जिसके कारण लोअर प्राइसिंग और लोअर इनकम इंडस्ट्री है ये। इनोवेशन इन प्रोडक्ट एंड कस्टमर सर्विस सब जगह एक ही जैसी है, चाहे एयरटेल देखो चाहे जियो देख लो, काम तो वही चल रहा है, ज्यादा उसमें कोई चेंज है नहीं। एविएशन में भी वही वही चीजें हैं कि सभी एविएशन इंडस्ट्रीज सेम सर्विस देती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो डीप पॉकेट होते हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा होता है, तो वो क्या करते हैं, सस्ते से सस्ते सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण बाकी के छोटे प्लेयर्स मार्केट से आउट हो जाए। नॉट एवरी वन कैन सस्टेन लॉस फॉर लॉन्ग पीरियड, तो छोटे प्लेयर्स बाहर हो जाते हैं, और जब छोटे प्लेयर बाहर हो जाते हैं तो कंपनी प्राइस बढ़ा लेती है। जैसे आपने टेलीकॉम देख लो चाहे एविएशन इंडस्ट्री देख लो, दोनों जगह वही हाल है। Many company exist in the business segment, similar product service being offered by participant with little or no difference. Every industry participant try to attract customer with similar strategy, यानी lower price और longer credit. Switching cost for customer for one product service to another is low or nil. अगर आप एक एक फ्लाइट की जगह दूसरे में जाओ तो उतना ही खर्चा आना है, ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, 150 रुपए से ज्यादा। वैसे ही अगर आप एयरटेल से जियो या जियो से एयरटेल में जाते हो तो स्विचिंग कॉस्ट उसमें कम है। ठीक है, अगर इंडस्ट्री की राइवली स्ट्रांग है तो बिजनेस इन इंडस्ट्री विल गो थ्रू फ्रीक्वेंट फेस ऑफ लोअर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। ठीक है, आपको लो रेवेन्यू मिलेगा, प्रॉफिट भी कम रहेगा। टेलीकॉम इंडस्ट्री सबसे बड़ा एग्जांपल है, where a number of player in each telecom circle try to gain market share by offering competitive plan। तो ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्लान देते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर मिलता रहे। द हायर पेड prepaid component in revenue of all telecom player mean that price sensitive subscriber would easily migrate to lower price offering। ठीक है, चार्ली मुंगर ने फिर एक कोट किया है, इफ ओनली बेसिस ऑफ कंपटीशन इन इंडस्ट्री इज प्राइसिंग इट इज अ सेल्फ रिपीटिंग बिजनेस। अगर केवल कंपटीशन प्राइस के चक्कर में हो रहा है, यानी कि वो खुद को खत्म करने वाला बिजनेस, खुद से खत्म हो जाएगा। ठीक है, जहां कंपटीशन इंटेंसिटी इंडस्ट्री स्टिल डिलीवर गुड रिटर्न टू इट्स शेयर होल्डर, कैसे डिलीवर करेगी। ठीक है, जैसे एग्रीगेटिव इनोवेशन इंटरनली एज वेल एक्सटर्नली, बेटर एंड इफिशिएंट ऑपरेशन रिजल्ट इन लेसर वर्किंग कैपिटल, faster turnaround time, lesser cost of capital are some of the things which company has to do internally। ये सब चीजें कंपनी को करनी पड़ती। अगर आपको और ज्यादा कंपटीशन में एग्रेसिव रहना है तो आपको डिफरेंशिएटिंग प्रोडक्ट लॉन्च करने पड़ेंगे, स्ट्रॉन्ग ब्रांड क्रिएट करना पड़ेगा, पोजीशन इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विस यूनिकली, आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विस को यूनिकली प्रमोट करना पड़ेगा। जैसे माइक्रोमैक्स था, माइक्रोमैक्स आज तो नहीं है लेकिन जो एक सेल्यूलर कंपनी था, उसने 3 साल के भीतर 10% मार्केट शेयर मोबाइल फोन का ले लिया था। ठीक है, केवल वो स्पेशल फीचर्स में ध्यान देते थे। ठीक है, तो ये भी एक मार्केट स्ट्रेटजीज होती है। ठीक है, जैसे थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, इंडस्ट्री कोई भी हो टाइम टू टाइम चेंज होते रहती है। एक समय टेलीग्राम की बात हो रही, टेलीग्राम चिट्ठी, जो टेलीग्राम आता था उसकी बात हो रही है, टेलीग्राम ऐप की बात नहीं हो रही। टेलीग्राम आता था, टेलीग्राम की जगह मैसेज ने ले लिया, क्योंकि वो ज्यादा सस्ता था और इजियर था। फिर मैसेज की जगह किसने ले ली, आज के डेट में व्हाट्सएप ने ले ली या टेलीग्राम ऐप ने ले ली। सीमेंट का पाइप इंडस्ट्रीज खत्म हो गई, क्यों, क्योंकि स्टील और प्लास्टिक पाइप ने उसकी जगह ले ली। टाइपराइटर की जगह टोटली कंप्यूटर ने ले ली, आईपॉड या मोबाइल ने ले ली। रेडियो और 2 in 1 तो खत्म ही हो गए। डिजिटल फोटोग्राफी को ने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया फिल्म बेस्ड मॉडल फॉलोड बाय कोडक। ठीक है, और डिजिटल कैमरा किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, कोडक के इंजीनियर्स के द्वारा। ठीक है, टू प्रोटेक्ट देयर एग्जिस्टिंग बिजनेस। कंपनी मूव नहीं कर पाई, इनोवेशन तो हुए, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इक्विवेलेंट हो गए, इसके कारण
थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट यही होता है, जितने मैंने एग्जांपल अभी आपको बताए। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? तो सर ये आते रहेगा, कोडक, डिजिटल, ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन को पहले समझना पड़ेगा। द एबिलिटी ऑफ इंडस्ट्री एंड कंपनी टू फोरसी चेंज एंड अडॉप्ट टू देम अर्ली विल डिफाइन देयर सक्सेस। कोडक ने उतना थ्रेट नहीं देखा या समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में बैंकरप्ट भी हो गया। ठीक है। कुछ इंडस्ट्री थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट को नहीं सर्व फेस कर पाती और फेल हो जाती है, और जो फेस कर पाती है वो आगे बढ़ जाती है। ठीक है। और कुछ सेक्टर ऐसे हैं जैसे पावर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इसमें कोई थ्रेट नहीं आता है। ठीक है। आज भी चल रहा है, 5 साल बाद भी चलेगा। ठीक है। थ्रेड ऑफ substitute can be understood from following two simple industry characters. Substitute offer equal or better experience to customer, जैसे क्वालिटी, प्राइस और ईज। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट लोगे तो क्वालिटी अच्छी है, प्राइस कम है और इजी। ठीक है। स्विचिंग कॉस्ट लो है, इसलिए आप स्विच कर जाओ। ठीक है। सब्स्टिट्यूट आने में समय लगता है। ठीक है। और एग्जिस्टिंग बिजनेस को रिप्लेस करने में भी समय लगता है, जैसे सोलर प्रोडक्ट वाइल आर चीपर एट ऑपरेशनल लेवल, लेकिन पैसे की जरूरत पड़ती है। ठीक है। वैसी एलईडी बल्ब, ठीक है, टेक्नोलॉजी आई, न्यू प्रोडक्ट आए, चीपर हो गया, सस्ते मिलने लगे, तो वो ज्यादा बड़े सब्स्टिट्यूट है। फिर है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, जहां पे बायर्स की बार्गेनिंग पावर होती है। बायर्स कैन एक्सर्ट अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड डिक्टेट प्राइस। जैसे आप कोई भी संडे बाजार में जाइए तो वहां पे बायर्स की बार्गेनिंग होती है, वो जितने प्राइस में चाहे वो उतने प्राइस में सामान खरीद सकते हैं। जहां पे ज्यादा सेलर्स हैं, यानी कि कपड़ा मार्केट जाओगे तो सेलर्स ज्यादा होते हैं विथ सिमिलर प्रोडक्ट। ठीक है। तो दे मे नॉट बी अ सच बिग इन्फ्लुएंसर इन केस देयर आर फ्यू सेलर। जहां पे सेलर कम होंगे और बायर ज्यादा होंगे, वहां पे पावर होगा सेलर के पास, बार्गेनिंग पावर। और जहां पे बायर ज्यादा होंगे, ठीक है, ये बायर और सेलर के बीच का फंक्शन है। ठीक है। एंड डिफरेंशिएशन इन देयर प्रोडक्ट एंड सर्विस, वहां पे डिफाइंड होता है कि बायर का बार्गेनिंग पावर कितना होगा। ठीक है। द साइज एंड प्रोफाइल ऑफ बायर, जैसे गवर्नमेंट ऐसा बायर, बायर है ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, अगर उनको कुछ खरीदना है तो उनके पास बार्गेनिंग पावर है। ठीक है। तो बायर्स बार्गेनिंग पावर कैन अंडरस्टूड फ्रॉम फॉलोइंग सिंपल इंडस्ट्री। कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी ज्यादा स्ट्रांग है। प्राइसिंग पावर आप डिसाइड नहीं कर सकते या गवर्नमेंट डिसाइड करती है। प्रोडक्ट एंड सर्विस आर स्टैंडर्डाइज विथ लिटिल और नो डिफरेंशिएशन, इनका सब्स्टिट्यूट भी इजीली अवेलेबल है या सर्विस में, जिसके कारण स्विचिंग कॉस्ट कस्टमर को लो आता है। ठीक है। सप्लायर का बार्गेनिंग पावर, जैसे स्कूल और हॉस्पिटल और स्कूल, कभी वहां पे आपने देखा है कि आप में से कोई बार्गेनिंग करे वहां पे जाके कि बच्चे की फीस इतनी है, आधी कर दो? ऐसा नहीं होता है। तो वहां पे बार्गेनिंग पावर सप्लायर के पास होता है। लेकिन सेम आप सब्जी लेने जाओगे तो वहां पे आप बार्गेनिंग करोगे, क्योंकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा सेलर होते हैं और सभी के पास सेम सेम वेजिटेबल और फ्रूट्स है। तो पहले केस में स्कूल और हॉस्पिटल्स में बार्गेनिंग पावर सब सप्लायर के पास एब्सोल्यूट है, लेकिन सब्जी मार्केट में बार्गेनिंग पावर सप्लायर या सेलर के पास जीरो है। जैसे शुगर इंडस्ट्री, टोटल डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट क्या प्राइस डिसाइड करती है। ठीक है। और द इनपुट कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल डिपेंड अपॉन द प्राइस विद सप्लायर डिमांड, सप्लायर के डिमांड के अनुसार होता है। ठीक है। तो सप्लायर के पास ज्यादा से ज्यादा बार्गेनिंग पावर है, क्योंकि सप्लायर सेलर है
वो खरीदेगा, गवर्नमेंट खरीदती है आपसे। तो सप्लायर ऑफ एसेंशियल कमोडिटी जैसे क्रूड ऑयल, तो ओपेक डिसाइड करता है, इसका फुल फॉर्म आता है कई बार ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ये इनके पास बार सप्लायर का पावर होता है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या एडवांटेज है, नंबर ऑफ सप्लायर आर लिमिटेड, सप्लायर लिमिटेड है चाहे पेट्रोल हो। ठीक है, ओपेक कंट्री लिमिटेड है, तो बायर उनके बहुत सारे हैं। सप्लायर सप्लाई सम क्रिटिकल इनपुट, क्रूड ऑयल सबसे क्रिटिकल है। कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बहुत कम है, विद डिफरेंशिएशन इन प्रोडक्ट एंड सर्विस, प्रोडक्ट एंड सर्विस में कोई ज्यादा थ्रेट नहीं है। स्विचिंग कॉस्ट हाई है, अगर आप पेट्रोल की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ी लेंगे तो महंगी है। ठीक है, यस, एनी क्वेश्चन? है, ये थोड़ा इंटेंस चैप्टर, डीप स्टडी वाला चैप्टर है। मैं तो जितना बता रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये ऐसा डिपेंड करता है आपके ऊपर। ऐसे नहीं बोलिए सर कि नहीं आ रहा है समझ में। नहीं नहीं, आना भी चाहिए, नहीं आएगा ना तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे। जी। नहीं एक्चुअली समझ में आ रहा है। कोई इशू नहीं लग रहा है इतना भी, मतलब इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ ये इसके क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं। हाँ मतलब कि फुल फॉर्म वगैरह वो थोड़े बहुत प्रॉपरली करने पड़ेंगे। तो चैप्टर 5 और 6 जो है ना, पूरा थ्योरेटिकल है, इसको बस समझते जाओ। 20 में 20 ला सकते हो उसमें आराम से। और 20 नंबर ये दो चैप्टर से आ गए ना, तो बाकी तो इजी हो जाता है काम। अब बैरियर ऑफ एंट्री, जिस इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा लाइसेंस लगेगा, ज्यादा से ज्यादा स्किल प्रोडक्ट्स लगेंगे, आईटी प्रोडक्ट, कैपिटल ओएनजीसी, ऑयल एंड गैस में ज्यादा लाइसेंस लगता है, ज्यादा स्किल लगता है। बैंकिंग सेक्टर में भी ज्यादा से ज्यादा एंट्री है। अभी मैं जाऊं और बोलूं मुझे मुझे आप बैंक का लाइसेंस दे दो, तो ऐसा नहीं होता है। ऑयल एंड गैस का लाइसेंस मांगने जाऊंगा वो नहीं मिलेगा। आईटी प्रोडक्ट अगर मुझे सेल करने हैं तो वहां पे और ज्यादा मेहनत लगेगी। ठीक है, तो ऐसी ऐसी जगह पे नए एंट्री नहीं ले सकते, न्यू एंट्री बैरियर ज्यादा से ज्यादा है। लाइसेंस है, स्किल है, कैपिटल है, डिस्ट्रीब्यूशन रीच है। बैंक और फाइनेंस ज्यादा से ज्यादा डीपली एक एक गांव शहर में है। टूथपेस्ट कोलगेट ही यूज करोगे, चाहे बाबा रामदेव कितने भी एग्जाम्पल इतने ऐड कर लें, कोलगेट के ऊपर ही ट्रस्ट है। कॉफी मार्केट में आप स्टारबक्स इसका ही प्रिफर इसका करोगे। सबसे बड़ा एक सेंटेंस ये है कि लोग उठते बोलते हैं कोलगेट किए, कोलगेट लिए, हाँ, टूथपेस्ट किए तो नहीं बोलते हैं। तो ये ब्रांड की लॉयल्टी है ना। जी। जैसे बोरो प्लस है, हम्म। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं रिटेल्स में, क्लिनिक प्लस, शैम्पू, सनसिल्क, ऐसे कुछ कुछ हैं। टूथपेस्ट सबसे बेस्ट एग्जांपल है, कोलगेट की जगह कोई नहीं ले पाया अभी भी। ठीक है, तो फिर वॉरेन बफेट का एक कोट आ गया कि वॉरेन बफेट कॉल एज द मोट इन अ बिजनेस आई लुक फॉर इकोनॉमिक कैस्टल प्रोटेक्टेड बाय अनब्रीचेबल मोट, द एसेंशियल मीन ही लुक फॉर बिजनेस विथ हाई एंट्री। वॉरेन बफेट ऐसे बिजनेस को प्रेफर करते थे जिसमें हाई एंट्री है। उनका आप जानते होगा कोका कोला, वो ब्रांड है, कोई एंट्री नहीं ले पाया अभी भी। कोका कोला ही है। सही है। और उसमें प्राइसिंग पावर भी है, आप जब चाहो प्राइस बढ़ा दो। अभी सर एक आया कैंपा। तो वो आप आपके पास कैंपा, अगर कैंपा है या कोका कोला है, तो आप इंडिया में तो ठीक है, चलो कैंपा ले लो, टेम्पा ले लो, कुछ ले लो। लेकिन यूएस, पूरी दुनिया की बात करूं तो कोका कोला। आज अगर उसको मैं नॉर्मल बोलूं, ठीक है कंपटीशन आ गया है, लेकिन उसको समय लगेगा। हो सकता है कि कितना समय लगे कोका कोका कोला या पेप्सी को कैप्चर करने में, उसके बिजनेस को खा के ऊपर चले जाए तब बात अलग है। अभी वो बस एंट्री ली है, और वो टेस्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, एक ब्रांड की लॉयल्टी है ना, कि स्टारबक्स में बैठोगे तो वहां की कॉफी का टेस्ट, और एक नॉर्मल कॉफी अगर कैंपा कॉफी आ गई तो उसके उसके टेस्ट और उसकी प्राइसिंग में डिफरेंस होगा।
दोनों की प्राइसिंग एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों में डिफरेंस होगा, तो थ्रेट है। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट जिसको सेल कर सकते हो प्रीमियम विदाउट फियर ऑफ लूजिंग कस्टमर। अगर मुझे पेप्सी पसंद है तो मैं पेप्सी पीऊंगा, मैं कैंपा नहीं पीऊंगा। ठीक है, तो मेरे को डर नहीं है, मेरे को 50 रुपए उसमें देना है, मैं दे दूंगा, मेरे को उसी को पीने के बाद तसल्ली मिलेगा। तो वो प्राइसिंग पावर है। आईटी सेक्टर में स्किल की जरूरत है तो वो स्किल पावर है। लाइसेंस की जरूरत है तो लाइसेंसिंग बिजनेस है। ठीक है, ऐसे बिजनेस जिसमें ज्यादा से ज्यादा एंट्री बैरियर हो ज्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, लॉट ऑफ लाइसेंस रिक्वायर इन द बिजनेस, पेटेंट एंड कॉपीराइट प्रिवेंट न्यू एंट्री, ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन स्पेशलाइज्ड असेट पोज और चैलेंज, स्ट्रॉन्ग ब्रांड, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, स्पेशलाइज्ड एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, कस्टमर लॉयल्टी विद एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। कस्टमर की लॉयल्टी है ना। तो ये सब चीजें इसको याद रखिएगा। जितनी ज्यादा हायर बैरियर्स हो गए एंट्री में, ठीक है, किसी आपको नया बिजनेस खोलने में उतना ज्यादा आपको फायदा है। पेटेंट है, कॉपीराइट है आपके पास, क्या कर लोगे, कमाओ जब तक कॉपीराइट आपका है या पेटेंट है। बेस्ड ऑन अबोव डिस्कशन, यहाँ पे कंपटीशन सबसे कम है, हायर बिजनेस एंट्री है, वीक सप्लाई बार्गेनिंग पावर है सप्लायर के पास, नहीं नहीं, स्ट्रॉन्ग सप्लायर होगा, वीक बायर बार्गेनिंग पावर, ये ठीक है, फ्यू सब्स्टिट्यूट है। सप्लायर्स के पास स्ट्रांग होना चाहिए, अगर आप देखोगे तो सप्लायर के पास तो स्ट्रांग वो होना चाहिए ना। ठीक है, अगर आपके पास स्ट्रांग प्राइसिंग पावर है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी तो ऑटोमेटिक बढ़ते जाएगी। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है एजुकेशन। एजुकेशन की ज्यादा से ज्यादा डिमांड है इंडिया में, लेकिन आपके पास बार्गेनिंग पावर लिटिल है, लिटिल बार्गेनिंग पावर फॉर द स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट बोलता है क्या कि सर स्कूल कॉलेज में कि सर इतनी फीस कम कर दो। आप वहाँ एजुकेशन देखोगे ना, बड़े इंस्टीट्यूट जाओगे तो वहां पे आपके फीस थोड़ी ना कम करा पाओगे, जो बोला उतना देना है। इवन कि ये इंडस्ट्री रिसेशन से भी प्रोटेक्टेड है। ठीक है, और कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट आप खोलते हो तो आपको मल्टीपल परमिशन की जरूरत है। और क्वालिटी इंस्टीट्यूट अगर आपका है तो पूरे इंडिया में बहुत कम है, पूरे देश में। फिर टीचिंग स्टाफ है, उसको उनको कितनी सैलरी देनी है वो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। तो वीक सप्लायर बार्गेनिंग पावर, तो टीचिंग स्टाफ को सैलरी मैनेजमेंट डिसाइड करता है, और उतना ठीक है 5,000 बोले, 10,000, 20,000 जो बोला है उतने, उससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। नहीं होंगे तो आपकी जगह किसी और टीचर को रख लिया जाएगा। ठीक है, कॉम्पिटिटिंग कोर्स थ्रू अ मे बी अवेलेबल, कॉम्पिटिशन है, इसलिए आप देखोगे कि बहुत सारे प्लेयर्स कूद गए, फिजिक्स वाला, मैथ्स वाला, वो और क्या है, बायजूस, अन एकेडमी, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। तो एजुकेशन इंडस्ट्री अट्रैक्टिव इंडस्ट्री है। ठीक है, ये पूछेगा यहाँ, जैसा मुझे याद आ रहा है यहाँ से एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, फिर है पेस्टल। पेस्टल का फुल फॉर्म याद रखिएगा, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, टेक्नोलॉजी, लीगल एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, अगर इन दोनों में इथिक्स और डेमोग्राफी को ऐड कर दिया जाए तो इसका एक्रोनिम्स हो जाता है स्टीप स्टीपलेट स्टीपलेट। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, पेस्टल के 5 पूछता है कई बार, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ पेस्टल एनालिसिस। तो पहला होता है पॉलिटिकल, सर ये पॉइंट फिर से रिपीट करो ना। ये हो गया पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशो कल्चर, टेक्नोलॉजी, लीगल एंड इन्वायरमेंट, PESTL। ठीक है, लेकिन कुछ मॉडल हैं जो इसको एक्सटेंड करते हैं, इथिक्स और डेमोग्राफी को अगर ऐड कर दिया जाए तो पेस्टल का जो फुल फॉर्म है उसको घुमा के स्टीपल्ड कर देते हैं। ठीक है, इसको ज्यादा
लॉजिक नहीं समझना इसमें, बस याद कर लो इसको, ठीक है। स्टीप स्टीप लेड हो जाता है वो, ठीक है। अभी इसका डिटेल तो नहीं दिया है, लेकिन ठीक है, जो बोल रहा है ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो पॉलिटिकल क्या होता है? अगर आपके देश में कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट कंट्री है, तो वो क्या करती है? वुड हैव सोशल ऑब्जेक्टिव, उनका ऑब्जेक्टिव सोशल होता है, ठीक है। और आपके देश में कैपिटलिस्ट है, तो उनके लिए नेसेसरी नहीं है कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट ऑल्सो एग्जिबिट डिफरेंस अमंग देमसेल्फ इन टर्म ऑफ अप्रोच ऑफ सोशल वेलफेयर, ठीक है। वो डिफरेंट अप्रोच लेते हैं सोशल वेलफेयर के लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, करते, लेकिन कम्युनिस्ट ज्यादा करते। तो स्टेबिलिटी इन लेजिस्लेशन, पॉलिसी, मिनिमम करप्शन, ब्यूरोक्रेसी, कम्युनल टेंशन कम हो, वायलेंस कम हो, फ्रीडम हो प्रेस को, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, क्विक टर्न अराउंड टाइम। तो ये सब पॉलिटिकल फैक्टर्स है। हेल्दी पब्लिक फाइनेंस हो, फिस्कल पॉलिसीज अच्छी हो, तो ये पॉलिटिकल फैक्टर में। इकोनॉमिक फैक्टर्स में जीडीपी अच्छी हो, और उसके कंट्रीब्यूटर कैसा है, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी कैसी है, मॉनेटरी और फिस्कल सिचुएशन कैसा है, फिनेंशियल मार्केट डेवलप है कि नहीं, टैक्सेशन ज्यादा तो नहीं है, इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्टिव है कि नहीं है, कंपनी डिपेंड तो नहीं करती एक्सपोर्ट और इंटरनल कंजप्शन के लिए, ठीक है। हाई इन्फ्लेशन तो नहीं है, करेंसी ज्यादा गिर तो नहीं रही है, ठीक है। ये सब इकोनॉमिक फैक्टर्स है जो अपन ने लास्ट क्लास में भी देखा था। सोशल कल्चर कैसा है, पॉपुलेशन कैसी, सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट कैसा है पॉपुलेशन का, जैसे एज कितनी है, एजुकेशन, स्किल, हेल्थ कैसा है, सोशल वैल्यू, लाइफस्टाइल कैसा है, ठीक है। ये सब चीजें अफेक्ट करती कि पब्लिक क्या बाय करना चाहती है और क्या कंज्यूम करना चाहती है। कल्चर कैसे इफेक्ट करता है बिजनेस को, जैसे यंग पॉपुलेशन, तो इंडिया ऑफर डिफरेंट अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंज इन कंपैरिजन टू से जापान विद एजिंग पॉपुलेशन। चेंज इन कल्चर, देयर इज चेंज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज वेल। जैसे पहले न्यूक्लियर फैमिली है थी, न्यूक्लियर फैमिली में क्या करते हैं, वर्किंग स्पाउस होते हैं मेट्रो सिटीज में, तो उसके कारण क्या हुआ, डे केयर फैसिलिटी बढ़ गया, पैकेज फूड जो है उसकी डिमांड बढ़ गई, होटल एंड रेस्टोरेंट्स की डिमांड बढ़ गई, ठीक है। कंपटीशन प्रेशर बढ़ने से यंग जनरेशन को शुगर डायबिटीज होने लगा, ठीक है। तो उसमें भी, हॉस्पिटल सेक्टर में भी तो ऑफर बढ़ गया ना, तो कुछ नए अवसर तो मिलते ही है बिजनेस में। टेक्नोलॉजी आने से, जितनी टेक्नो फ्रेंडली होगी जनरेशन उतना अच्छा होगा। आज के डेट में बिना टेक्नोलॉजी के लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्रूशियल रोल है बिजनेस में, सोसाइटी में, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर अमंग स्टूडेंट लीड टू ओवर एवर टेक्नोलॉजी इवॉल्विंग सोसाइटी। जो कंट्री R&D में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर रही है टेक्नोलॉजी में, या टेक्नोलॉजी से भी पॉपुलेशन है, इंस्टीट्यूशन ड्राइविंग बाय टेक्नोलॉजी, वो कंट्री ज्यादा अट्रैक्टिव होती है इन्वेस्टर्स की। फिर लीगल फैक्टर, लीगल आर्किटेक्चर ऑफ कंपनी, एबिलिटी ऑफ लीगल सिस्टम कैसा है, बिजनेस को प्रोटेक्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, कंसिस्टेंसी ऑफ लीगल एस्पेक्ट एंड नो आर्बिट्रेटरी चेंज गिवन कंफर्ट टू द बिजनेस। इंडिया में क्या हुआ था, वोडाफोन को रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा था, जिसके कारण ऑल्सो कैंसिलेशन ऑफ टेलीकॉम इंडस्ट्री एंड माइनिंग लाइसेंस। क्या हुआ था, अचानक से गवर्नमेंट ने बहुत सारी टेलीकॉम लाइसेंस को कैंसिल कर दिया था, जिसके कारण इन्वेस्टिंग कम्युनिटी में डिस्कम्फर्ट आया था। तो कौन आना चाहेगा टेलीकॉम सेक्टर को लेकर, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए लीगल एंड इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट एंड इन्फोर्समेंट में। इन्वायरमेंट फैक्टर्स कैसा है, ठीक है। आप
पॉल्यूशन कंट्रोल, वेस्ट डिस्पोजल, माइनिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल फ्लोरा फौना, रिहेबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस लोकल कैसा है, ठीक है। अगर ये सब चीजें क्लियर नहीं है तो कौन बिजनेस लगाएगा, क्योंकि ये जो बिजनेस होते हैं उसमें बहुत समय लगता है, लीगल इशू भी बहुत ज्यादा लगते हैं, समय भी बहुत लॉस होता है, मनी और रिसोर्स भी बहुत लगता है। तो इन्वेस्टर चाहता है कि क्लियर पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा मिलनी चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट पुशेस फॉर इंडिया टू बिकम मैन्युफैक्चरिंग हब, लेकिन इन्वायरमेंट इशू के कारण बहुत सारे इन्वेस्टर खराब महसूस करते हैं और इन्वेस्टर नहीं आना चाहते, क्योंकि बहुत सारे इन्वायरमेंटल इशू फेस करने पड़ते, ठीक है। एक तरफ गवर्नमेंट चाहती है कि मैन्युफैक्चरिंग हब भी बने, लेकिन इन्वायरमेंटल इशू के कारण बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं वो डिटरेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया पेस्टल, और ये पूछता है, ये पेस्टल के अंदर अंदर से खोद खोद के पूछेगा अंदर से, ये जितना मैं डिटेल में लाइनिंग से पढ़ा रहा हूँ ना, खोद खोद के पूछेगा। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट है, बॉस्टन बीसीजी एनालिसिस, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं।